हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम है जैक बोर्ड के द्वारा, उसमें फिजिक्स का मॉडल सेट 3 देखने वाले हैं और वो भी पूरा हिंदी माध्यम से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें से कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि उनके बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। देखिए, दूरी को सिर्फ दोगुना किया जा रहा है, तो अगर पहले वाले बल का नाम हम लोग देते हैं F1, और F का फॉर्मूला आपको पता है, G बड़ी M छोटी m बटे में क्या R²। इसका मान कितना दे रखा है 1 न्यूटन। जब R का मान 2R लेंगे तो जहाँ R का स्क्वायर है वहाँ किसका स्क्वायर हो जाएगा 2R का स्क्वायर। इस बल को नाम दे दिए हम लोग F2 बराबर क्या हो जाएगा, जैसे दो R का स्क्वायर करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 4 यहाँ बाहर कर दिए, यहाँ क्या बच गया G(m(m)/r²। और G(m)(m)/r², देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या मान लिए थे F1, इसके जगह रख देंगे F1। और F1 का वैल्यू किसके बराबर है 1 न्यूटन की। इसका मतलब है कि F1 की जगह कितना आ गया, F1 की जगह आ गया कितना 1 और 1/4, और 1/4 का वैल्यू कितना होता है 0.25 न्यूटन। अगर दूरी को क्या कर दिए, दोगुना कर दिए हैं, तो बल का जो मान है वो 1/4 हो जाएगा। बल का मान क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले यदि आप सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो उनका भी वीडियो अपलोड है, आप जाकर के उनको भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्रुवों पर किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक क्यों हो जाता है। अधिक होने का कारण क्या है, क्योंकि दूरी में अंतर है। देखिए, भूमध्य रेखा की केंद्र से ध्रुवों की अपेक्षा दूर है, इसलिए भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होता है अधिक होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किस भौतिक राशि को मापा जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग क्या मापते हैं, वजन को मापते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, श्यानता गुणांक की विमा लिखिए। श्यानता गुणांक का विमा क्या होता है, m⁻1, l⁻⁻1 और t⁻⁻1। क्वेश्चन नंबर 5, ऊष्मागतिकी के पहले नियम द्वारा किस ऊष्मागतिकी चर को परिभाषित किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम से हम लोग क्या किसको परिभाषित करते हैं, देखिए ऊष्मागतिकी के पहले नियम द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है। किसको परिभाषित करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा को। 6 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम, लोहे, पानी अथवा हवा में सबसे तेज चलती है। तो सबसे तेज जो ध्वनि चलेगी वो आपका किस में चलेगी, लोहे में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ऊष्मीय परिवर्तन की प्रवृत्ति क्या होगी जब ध्वनि तरंग इसके माध्यम से फैलती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन। 8 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण का औसत मान कितना होगा। त्वरण का औसत मान कितना होगा। तो आप जानते हैं कि औसत मान जो होता है गुरुत्व त्वरण का वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा है, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण का व्यंजक कितना होता है। तो छोटी जी बराबर Gm/r का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन 8 का गौ नंबर देखिए, गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले किसी एक कारक को लिखें। तो पृथ्वी की सतह से अगर कुछ ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, अपने आप प्रभावित हो जाएगा और घटेगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2.5 kg द्रव्यमान की एक डोरी 200 न्यूटन के तनाव में है। तनी हुई डोरी की लंबाई 20 मीटर है। यदि डोरी को एक सिरे पर एक अनुप्रस्थ झटका मारा जाता है तो विक्षोभ दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। देखिए, m का मान कितना दे रखा है आपको 2.5 kg, तनाव कितना दे रखा है 200 न्यूटन, और रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है 20 मीटर। अब आगे क्या करेंगे, आप जानते हैं μ होता है m/l। m का मान कितना हो गया 2.5, l का मान कितना हो गया 20, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.125 मीटर। अब आगे देखिए, v बराबर एक फॉर्मूला आप वेग बराबर पढ़े होंगे, t बटे क्या म्यू रूट में। तो t का मान कितना दे रखा था 200, और अभी आप म्यू का मान निकाल लिए कितना 0.025। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 3 0 जाएगा, और 5 से कटाइएगा इसको, ये कट जाएगा, टोटल बचेगा ऊपर कितना 8 और 200, टोटल हो जाएगा 1600। 1600 का जो रूट होगा वो कितना होगा 40 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, वेग निकल गया, आपसे पूछा गया समय, तो समय बराबर आप जानते हैं, यहाँ देखिए l बाय क्या हो जाएगा v, l का मान 20 दे रखा था और v का मान 40 निकला, तो 0.5 सेकंड लगेगा। अगला देखिए 10 नंबर, एक m द्रव्यमान का पिंड एक स्प्रिंग से लटकते हुए सरल आवृत्ति गति करता है। सिद्ध करें कि इस गति में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो कुल ऊर्जा का मान मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं, यहाँ लटक रही है, गति कर रही है, तो सिर्फ गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², आपको पता है। SHM का जो इक्वेशन होता है
वो कितना होता है, v बराबर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। जैसे ही वर्ग करेंगे तो इधर v स्क्वायर हो जाएगा, इधर से इसका वर्ग हट जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यदि v स्क्वायर का मान कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे v स्क्वायर है वहाँ v स्क्वायर का मान रख देंगे, वहाँ का क्या करेंगे, मान रख देंगे। जैसे v स्क्वायर का मान रखेंगे यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1/2m और v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस और वाई स्क्वायर। अब चूंकि k का मान जानते हैं आप, m क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, तो जहाँ पे k है, सॉरी जहाँ m ओमेगा स्क्वायर है वहाँ पे क्या रख देंगे, k रख देंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जो किया गया कार्य होगा वही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो आप जानते हैं कार्य का फॉर्मूला F इंटू क्या, S। अब यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्य बहुत छोटा ले रहे हैं, कार्य को क्या कर रहे हैं, बहुत छोटा ले रहे हैं, तो विस्थापन को भी हम लोग बहुत छोटा कर दिए, कितना कर दिए, dy कर दिए। लेकिन चूंकि F बराबर क्या होता है, माइनस के वाई, तो जहाँ F है वहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस के वाई, और एक माइनस पहले से था, डी डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के वाई इंटू क्या, डी वाई। इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होगा, डब्ल्यू और के वाई, के जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आपको पता होगा एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन n+1 बाय n+1, तो यहाँ वाई पे पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, 1 होगा, तो 1+1 और नीचे भी 1+1, यानी कि ऊपर हो जाएगा y का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर y का 2, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। अब टोटल ऊर्जा कितना होगा, तो गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितना है, हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आप स्थितिज ऊर्जा देखिए 1/2 के वाई स्क्वायर। देखिए 1/2 के इसमें भी है, 1/2 के इसमें भी है, इसको कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ बच गया क्या, सिर्फ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर एगो माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 1/2 के और ए का स्क्वायर। अगला देखिए 11 नंबर का कौन नंबर, एंटीसेप्टिक्स में कम सतह तनाव होता है क्यों। देखिए एंटीसेप्टिक्स की सतह का तनाव कम होता है, जिसका कारण से क्या होता है, वे घाव जो छोटी छोटी दरारें होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। दूसरा, बढ़ते तापमान का पहला नंबर संपर्क कोण और दूसरा नंबर पृष्ठ तनाव का पर भार क्या होगा। देखिए अगर तनाव बढ़ रहा है तो जो संपर्क कोण का मान होगा वो बढ़ेगा और जो पृष्ठ तनाव है वो आपका क्या होगा, घटेगा। 12 नंबर देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है, इसके आधार पर गैस के लिए 2 मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बीच संबंध स्थापित करना है। देखिए निकाय में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रवेश करने वाली ऊर्जा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा अपने वातावरण पर किए गए कार्य के रूप में त्यागी जाने वाली ऊर्जा का योग होता है। इसका मतलब ऊर्जा जो है, ऊष्मागतिकी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका सूत्र होता है Q बराबर डेल्टा U और प्लस क्या, W। और आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आपको मिल चुका होगा, पहले सेट 2 में। तो जहाँ हम लोग जानते हैं Cp क्या है, स्थिर दाब पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या है, स्थिर आयतन पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा, और R क्या है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। अब देखिए, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं आदर्श गैस का समीकरण Pv बराबर nRT, यहाँ गैस का मान लिए हैं 1 मोल, तो n का मान कितना होगा 1, सीधा क्या बचेगा Pv इक्वल टू RT। जब गैस का तापमान T1 तथा आयतन V1 लेंगे तो यहाँ V1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा T1, समीकरण नंबर कितना 1। आगे देखिए, पुनः जब गैस का आयतन T2 कर दिए, तापमान T2 कर दिए और आयतन V2 कर दिए, तो PV2 और RT2, समीकरण नंबर 2। आज समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो आप जानते हैं समीकरण के बाएं तरफ वाला बाएं तरफ घटता है और दाएं तरफ वाला दाएं तरफ, तो PV2 माइनस PV1 इक्वल टू RT2 माइनस RT1। यहाँ देखिए P दोनों में था, कॉमन कर लिए, यहाँ R दोनों में था, कॉमन कर लिए। और आप देखिए यहाँ पे वेग में परिवर्तन को नाम दे दिए डेल्टा V और तापमान में परिवर्तन को नाम दे दिए डेल्टा T। यहाँ डेल्टा T और यहाँ डेल्टा V आ गया। आप तापीय धारिता का समीकरण पता होगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है, लेकिन P डेल्टा V का मान हमको पता है। देखिए P डेल्टा V बराबर कितना होता है, R डेल्टा T, यहाँ रख दिया R डेल्टा T, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 3।
आप दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग कर दिए, इधर भी कर दिए, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। यहाँ देखिए डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, और यहाँ देखिए डेल्टा एच और बाई डेल्टा टी इसको हम लोग बोलते हैं सी पी, और डेल्टा यू और बाई डेल्टा टी को हम लोग बोलते हैं सी भी। और यहाँ सिर्फ क्या बचा आपका आर, सी भी इधर प्लस में, इधर जाएगा क्या होगा माइनस में। ये आपका सिद्ध हो गया। अगला देखिए 13 नंबर, प्रसार होने पर गैस ठंडा क्यों हो जाता है। देखिए जब गैस फैलता है तो दबाव में कमी हो जाती है, और जिसके कारण से अणु धीमे हो जाते हैं, जिस कारण गैस क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वाहन चलाते समय उसके टायर के अंदर का वायु दाब बढ़ता है या घटता है। तो देखिए जब टायर के अंदर जब वाहन चलाते हैं तो उसके अंदर जो दाब है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऊष्मागतिकी के उस प्रक्रिया का मान लिखें जिसमें किसी निकाय का तापमान स्थिर रहता है। तो समतापी प्रक्रिया में ऊष्मा का मान क्या होता है, तापमान का मान क्या होता है। बोला 14 नंबर में परिभाषित कीजिए प्रत्यास्थता को। ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिला होगा। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल को हटाने पर पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। चरम तनन सामर्थ्य किसको बोलते हैं, तो वह अधिकतम तनन जो एक सामग्री को तोड़ने से पहले खींचे जाने के समय झेल सकता है, मतलब जितना तक में वो वापस लौट के आ जाए अधिकतम मान, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चरम तनन सामर्थ्य। प्रत्यास्थ सीमा, जब आरोपित बल निश्चित सीमा से कम हो अथवा इसके बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ सीमा, या इसको एक और नाम बोलेंगे, अथवा अधिकतम प्रतिबल का जो मान होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ सीमा। 15 नंबर, एक खुले ऑर्गन पाइप ब्रैकेट में लिखा वायु कॉलम में कंपन के तरीकों पर चर्चा करें। इसमें एक ही लिखा है, एक छूट गया, आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक कोई ले लिए ऑर्गन पाइप है ये, जिसकी लंबाई कितनी है L, और L बराबर क्या होता है, λ/2। यहाँ पे देखिए V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, N × लैम्डा, चूँकि N बराबर क्या होता है, N बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये लैम्डा गुना में इधर भागा में चल जाएगा V/λ, और चूँकि लैम्डा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा बराबर 2 × L, रख दिए 2 × L। अब N बराबर जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे कितना रख देंगे, 2L। तो V बराबर इसको क्या लिखेंगे, L + 2E। एक खुला ऑर्गन पाइप बंद ऑर्गन पाइप की तुलना में अधिक मधुर क्यों होता है, समझाएं। क्योंकि खुले ऑर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों संनादी उत्पन्न होती है, इसलिए खुले ऑर्गन पाइप से उत्पन्न ध्वनि बंद ऑर्गन पाइप की अपेक्षा अधिक मधुर हो जाती है। ठीक है। सीमांत वेग को परिभाषित करना है। देखिए जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत वेग बोलते हैं। सीमांत वेग के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। यहाँ देखिए कोई द्रव है, द्रव में कोई वस्तु गिरा हुआ है, और इस वस्तु की त्रिज्या r है, और इस वस्तु का घनत्व कितना है d, पानी का घनत्व है सिग्मा। तब इस वस्तु पर जो बल लगेगा वो कितना बल लगेगा, समझिए। एक नीचे वस्तु का भार, पानी में लगेगा श्यान बल, और उत्प्लावन बल भी लगेगा ऊपर की ओर। 3 बल टोटल कार्य करेगा। अब समझिए जितना यहाँ बना हुआ है वही सब चीज़ माना हुआ में लिखा गया है। तो यहाँ से सीधा देखिए आप, वस्तु का जो भार है वो W नीचे की ओर कार्य करेगा। तो W बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, M × G। M को क्या लिख दिए, द्रव्यमान, और G को क्या लिख दिए, त्वरण। अब आगे देखिए, द्रव्यमान का फॉर्मूला आपको पता है, द्रव्यमान को लिखते हैं आयतन गुने घनत्व, और गुने फिर क्या, त्वरण। अब आयतन किसका आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 πr³, और इसका घनत्व हम बताए थे कितना माने हैं, d माने, तो d लिख दिए, त्वरण का g का g लिख दिए। अब आगे देखिए, अब दूसरा बल क्या है, श्यान बल का उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, और उत्प्लावन बल का समीकरण क्या होता है, u बराबर 4/3 πr, सिर्फ वही रहेगा, आयतन क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा। जहाँ आपका d था, घनत्व जहाँ d था वहाँ आपका सिग्मा हो जाएगा, जल का घनत्व। श्यान बल F की ओर, अब देखिए F ऊपर की ओर, 3 बल लग रहा था, 2 बल ऊपर की ओर, 1 बल नीचे की ओर। श्यान बल का समीकरण आपको पता होगा, F बराबर 6π η r × क्या, v। अब सीमांत वेग में गति के समीकरण के लिए वस्तु का परिणामी बल 0 होता है। जब परिणामी बल 0 होगा इसका मतलब नीचे का बल और ऊपर का जो बल होगा उसका बल बराबर होना चाहिए। नीचे एक ही बल लग रहा है F, और ऊपर 2 बल लग रहा है U और क्या, F। तो दोनों एक दूसरे बराबर कर दिए, दोनों का मान रख दिए, W का मान, U का मान और F का मान। यहाँ से देखिए ये इधर पक्षांतर कर देंगे, ये इधर प्लस में, इधर किस में आ गया, माइनस में, इधर बच गया 6π η r × क्या, v। अब देखिए 4/3 इसमें भी है, 4/3 इसमें भी, q भी इसमें भी है, कॉमन कर लिए। यहाँ बच गया g भी है, g यहाँ कॉमन किया गया, d और माइनस क्या बचेगा, सिग्मा। अब समझिए इधर क्या बचा, 6π η r × v।
अब 4/3 इधर गुना में, इधर किस में आ जाएगा, भागा में। इधर देखिए भागा में ले आए, कटा दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा 2/9 r² d माइनस सिग्मा इंटू जी और बटे में क्या ईटा। अगला प्रश्न देखिए, पलायन वेग को परिभाषित कीजिए। तो देखिए पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस पृथ्वी पर नहीं लौट के आता है। तो वैसे वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, पलायन वेग। पलायन वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। यहाँ देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या r ली है और इससे कुछ ऊंचाई से हम लोग फेंक रहे हैं, मान लो h ऊंचाई से फेंक रहे हैं, और कितना वेग से फेंक रहे हैं, v वेग से, और कहाँ तक चला गया, अनंत तक। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। यहाँ देखिए जो यहाँ पे है दोनों ऊर्जा लगाएंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और अनंत पे भी लगा देंगे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। आप जानते हैं कि जब पृथ्वी की सतह पे है तो स्थितिज ऊर्जा का समीकरण क्या होगा, G_m बटे RE प्लस क्या H, और गतिज ऊर्जा क्या होगा, 12m VE का स्क्वायर। ई इसलिए लगाएं क्योंकि ये अर्थ पे, और अनंत पे जो है दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जानते हैं 12m भी स्क्वायर इधर रह गया, ये इधर माइनस में इधर चला गया प्लस में, m से m कैंसिल हो गया, तो VE स्क्वायर है तो इधर रूट आ गया, और 2 इधर भागा में इधर गुना में आ गया। अब चूंकि अगर h का मान बहुत कम हो, बहुत कम हाइट से फेंक रहे पृथ्वी की सतह से, तो लगभग h को हम लोग भूल जाएंगे। तो जहाँ RE प्लस H है वहाँ H नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, RE। आप जानते हैं कि G_me बराबर क्या होता है, G_RE का स्क्वायर। रख देंगे, एक RE कट जाएगा तो समीकरण आएगा VE बराबर 2G इंटू RE। अब आगे देखिए, सरल आवर्त गति SHM का वर्णन करना है, वर्णन करने वाली वस्तु के त्वरण के लिए व्यंजक उत्पन्न करना। अब देखिए, अब जैसा कि हम जानते हैं, आपको पता है y बराबर a sin ओमेगा t, पहले भी क्वेश्चन था ये। तो y को हम लोग क्या कर दिए, वेग है तो dy/dt बराबर क्या, dA sin ओमेगा t/dt। ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। d sin ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, कितना आएगा, a ओमेगा, और cos ओमेगा, sin ओमेगा का क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t, और एक बार फिर से ओमेगा है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। उसी तरह त्वरण अगर निकालेंगे तो a बराबर क्या जानते हैं, dv/dt। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो d जहाँ v है वहाँ v का मान रखेंगे 1 ओमेगा cos ओमेगा t इंटू dt। इस बार कांस्टेंट a ओमेगा है तो a ओमेगा को बाहर कर दिए, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, d cos ओमेगा t का। तो cos ओमेगा t का क्या होगा, sin ओमेगा t, और एक बार फिर ओमेगा है तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा और ओमेगा को गुना करेंगे तो ओमेगा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, a बराबर y ओमेगा स्क्वायर। इसका दूसरा आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। 19 का देखिए, बोला तापमान को परिभाषित कीजिए। तापमान किसी वस्तु का की उष्णता का माप है, अर्थात तापमान से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु ठंडा है या गर्म है। दूसरा क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो इसका शून्यांक नियम क्या है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य में है तो वे आपस में भी तापीय साम्य में हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई 3 चीज़ ले लिए, ठीक है, यहाँ C है और यहाँ A और क्या है, B है। अगर हम लोग A को बराबर लिए C का तो C भी बराबर हो जाएगा किसका, B का। ये सुचालक दीवार है और इसको क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म दीवार बोलते हैं। आगे देखिए, अब शून्य कोटि का नियम क्या कहता है कि A तंत्र C के साथ उसमें साम्य है, A को C के साथ रखें तो A का ताप तो C के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार B तंत्र C के साथ उसमें साम्य में है तो B का भी ताप किसके बराबर होगा, C के। समीकरण 1 और 2 से देखिए, C बराबर है A का और B बराबर है C का, इसका मतलब A भी बराबर हो जाएगा किसका, B का। देखिए यहाँ पे A का ताप किसके बराबर होगा, B के। गौ नंबर देखिए, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का कोई एक कथन लिखिए। तो द्वितीय नियम में इसका लिखते हैं, केल्विन का कथन क्या है। इस कथन के अनुसार किसी वस्तु को उसके परिवेश के ताप से अधिक ठंडा करने से लगातार कार्य प्राप्त करना असंभव है। ये दूसरा कथन है ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का। तो थैंक यू, बस आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।